नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम। चलिए आज पहली खबर जो है उसका रुख करते हैं। आपको बताते हैं पहली कौन सी खबर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बेंगलुरु को नई मेट्रो लाइन की सौगात। इस पर आपको एनालिसिस के साथ विस्तार से खबर को समझाने का प्रयास करेंगे। जहां पर पीएम मोदी की बात की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। उन्होंने एक साथ 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही पीएम ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी यहां पर उद्घाटन किया, जो आरवी रोड से बोमसंद्रा तक जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सीएम सिद्धरमैया ने मेट्रो में सफर भी किया। ये खबर महत्वपूर्ण। फिर दूसरी खबर जो है वो भी महत्वपूर्ण, उसके बारे में बताएंगे। वो भी खबर बिहार से जो है, जहां तेजस्वी यादव के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम और विजय कुमार सिन्हा 2 एपिक कार्ड का मामला जो है वो तूल पकड़ लिया है। पहले तो कांग्रेस ने ट्वीट करके इस मुद्दे को हवा दी, फिर तेजस्वी मैदान में उतरे और विजय सिन्हा के दोनों एपिक नंबर, जो कि लाखीसराय से है वो नंबर और दूसरा बांकीपुर से है, उसका जिक्र करते हुए जमकर हमला बोला। तीसरी खबर जो है वो राजधानी दिल्ली से है, जहां एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने चलाने वाला व्यक्ति था, उसके द्वारा 2 लोगों को टक्कर मार दी गई। ये घटना जो है वो सेंट्रल दिल्ली चाणक्यपुरी इलाके की है। इस वारदात में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शराब की बोतलें, वो तमाम चीज, वो एंगल भी आपको बताएंगे क्या कुछ इसमें है। और चौथी खबर जो है वो भी महत्वपूर्ण है, उसमें बात करेंगे कुदरत के क्रोध की। कुदरत के कहर के आगे जिंदगी बेबस हो गई है। देश के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदानों तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची हुई है। हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में सैलाब का प्रकोप जारी है। वहीं उत्तराखंड के धराली में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु को देखिए नई मेट्रो लाइन की सौगात दी है, यह आपको बता दें। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा भी की है। तो उद्घाटन की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया। आप ये जो तस्वीरें देख सकते हैं हरी झंडी दिखाते हुए, ये मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये सौगात देते हुए बेंगलुरु को, पीएम मोदी ने बेंगलुरु को दी है नई मेट्रो लाइन की सौगात। और यहाँ पे लोगों से भी संवाद किया, बच्चों से भी संवाद किया हर बार की तरह, और ये जनता का अभिवादन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, नमस्कार करते हुए उनको। और अब ये तस्वीरें देख सकते हैं यात्रा करते हुए भी मेट्रो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के दौरे पर बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया और 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये येलो लाइन आरवी रोड से बोमसंद्रा तक 19 किलोमीटर से अधिक लंबी है और 16 स्टेशन है। इसके अलावा उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 परियोजना की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक येलो लाइन से मेट्रो का सफर किया। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बेंगलुरु का नम्मा मेट्रो देश का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है, जो रोजाना 8 लाख से ज्यादा यात्रियों का सफर जो है आसान बनाता है, उसको आसान करता है। पीएम मोदी बेंगलुरु में शहरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के शुभारंभ के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है। हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं लीड भी करना है। हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे। इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है। चलिए, खबर आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की और 2 वोटर कार्ड मामले की। जी हां, विजय सिन्हा के 2 एपिक मामले में तेजस्वी का बड़ा हमला जान लीजिए। उन्होंने कहा विजय सिन्हा के 2 एपिक मामले में तेजस्वी का यह बड़ा हमला। 2 वोटर आईडी पर विजय सिन्हा की सफाई भी आई है। एक जगह से नाम काटने का आवेदन दिया है, सिन्हा कह रहे हैं। जन्म तिथि संशोधन का भी आवेदन दिया है, वो कह रहे हैं। तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा जंगल राज के युवराज फर्जी काम करते हैं। तो तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम का यह बयान सामने आया है, उनकी सफाई सामने आई है। उन्होंने ये तक कह दिया कि जंगल राज के युवराज फर्जी काम करते हैं। तो बिहार की राजनीति इस वक्त जिस तरीके से गरमाई हुई है, तो यहाँ तेजस्वी यादव का जो हमला डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर जिस तरीके से हुआ है और उसका जवाब आया है कि उन्होंने कहा कि इनके पास भी 2 एपिक नंबर हैं, तो इस मामले में भी जवाब दिया जाए। तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से चुनाव आयोग को घेरने के मूड में है, प्रयास कर रहे थे, जब इनसे जवाब मांगा गया तो अपना जवाब नहीं पर यह आरोप लगा दिया। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। तो देखिए, आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। ये संविधान में इनको विश्वास नहीं और संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता है कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, तो ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आरुषि जुड़ चुकी हैं। आरुषि, जरा विस्तार से समझाइए 2 एपिक नंबर का जो मामला। आयुषी, यहाँ पर अब न केवल तेजस्वी यादव, लेकिन अभी उन्होंने घेर लिया यहाँ पर डिप्टी सीएम को, उनसे जवाब मांगने लगे हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर करेक्शन के लिए दिया गया है। जरा विस्तार से समझाइए आयुषी। बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरह से इन दिनों एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, और देखिए चुनाव के दहलीज पर बिहार खड़ा है, और ऐसे में चुनाव आयोग चुनाव शुरू होने से पहले ही सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया। तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष जो है एसआईआर को लेकर कई तरह के सवाल उठा चुका है, लेकिन जिस तरह से विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर को लेकर जो आज मुद्दा आया है सामने, तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछे हैं या कांग्रेस ने जो सवाल पूछे हैं, उसको
लेकर कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि विपक्ष अभी भी एसआईआर के मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाना चाहती है। और वहीं विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व में स्पीकर रह चुके हैं विधानसभा के, और विजय सिन्हा ने भी प्रेस वार्ता करके इसका स्पष्टीकरण दिया है कि जो 2 एपिक नंबर उनके जारी किए गए हैं उनमें से एक का नाम हटाने के लिए उन्होंने 30 अप्रैल को आवेदन दे रखा है। और इसके अलावा 5 अगस्त को एक बार फिर से उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत दी है कि उनका 2 वोटिंग आईडी कार्ड बन गया है। अब ऐसे में विजय सिन्हा कहते नजर आ रहे हैं कि ये चूक का मामला है, ये चुनाव आयोग के जो बीएलए जो घर घर जाके फॉर्म भरवा रहे हैं उनकी तरफ से चूक हुई है और इसको सुधार करने के लिए जो है अभी वक्त है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि संशोधन का समय है, पूरा महीना बचा हुआ है और ऐसे में तेजस्वी यादव को इस पर बवाल काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवम देखा जाए तो चुनाव में कोई भी मुद्दा जो होता है वो छोटा नहीं होता है, वो हर बात जनता के बीच जा रही होती है और जनता इसका आकलन कर रही होती है। अब ऐसे में चुनाव आयोग पे जो आरोप पिछले कई समय से लग रहे थे एसआईआर को लेकर, उनकी नीयत को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, अब कहीं ना कहीं विपक्ष को ना इन आंकड़ों के आधार पर मुद्दे मिल गए हैं, क्योंकि कई अब शिकायतें ऐसी हैं जो चुनाव आयोग के पास पहुंचने लगी हैं। क्योंकि देखिए, डोर टू डोर जो बीएलओ ने काम किया है उसमें जो भी त्रुटि, जो भी चूक हुई है, अब विपक्ष उनको भुनाने में लगी है और इसी क्रम में जो है विजय सिन्हा का 2 वोटिंग आईडी कार्ड जो है आज एक बड़ा मामला सामने आया है। बिल्कुल एक बड़ा मामला सामने आया। लेकिन आयुषी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव आयोग को अप्रोच करने का प्रयास किया है एसआईआर की प्रक्रिया के बाद, या केवल ऐसे ही प्रेस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है? क्योंकि जब आरोप लगाए जा रहे हैं, अपना एपिक नंबर का जवाब क्या ठीक तरीके से दिया गया, या फिर एक दूसरा आरोप लगाकर बॉल दूसरे खेमे में डाल दी कि भाई आप जवाब देंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि यहाँ पे बॉल किसके पाले में है, बस यही गेम है। और तेजस्वी यादव पे जब आरोप लगे, चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें 2 बार नोटिस जारी किए गए, जवाब मांगा गया, तो इस दौरान तेजस्वी यादव जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इसमें अब बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो हैं वो कटघरे में आ गए हैं। देखिए, साफ तौर पे तेजस्वी यादव ये साबित करना चाहते हैं कि जो भी उनका 2 वोटिंग आईडी कार्ड या जो भी 2 एपिक नंबर का मामला है वो तेजस्वी यादव की गलती नहीं बल्कि चुनाव आयोग की गलती है। और इसी क्रम में विजय सिन्हा का भी 2 वोटिंग आईडी कार्ड उन्होंने जारी किया और बताने की कोशिश की कि सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोग भी जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं या वो भी इन चीजों में लिप्त हैं। तो क्या चुनाव आयोग जो प्रक्रिया और जो जवाब तेजस्वी यादव से मांग रहे हैं, क्या वो विजय सिन्हा से भी यही जवाब मांगेंगे? क्या उनको भी नोटिस जारी किया जाएगा? तो देखिए, साफ तौर पे जो भी, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे वो जिस तरह से देखा जाए तेजस्वी यादव हो, ये लोग प्रेस वार्ता इसीलिए बिल्कुल करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है। जनता अपना मोबाइल खोलकर, टीवी खोलकर बैठकर देख रही है कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया अपने 2 वोटिंग आईडी कार्ड को लेकर। और जवाब के बदले में जब तेजस्वी यादव खुद सवाल उठाते नजर आ रहे हैं तो अब विजय सिन्हा के जवाब की उम्मीद बिहार को हो गई थी, विजय सिन्हा ने भी जवाब दिया। अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग क्या सच में विजय सिन्हा को नोटिस जारी करेगा, या विजय सिन्हा ने जो 5 अगस्त को इसके संशोधन के लिए अपने वो एपिक नंबर के संशोधन के लिए जो आवेदन दिए थे उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, उसको जल्द से जल्द सुधारा जाएगा, इस पर अब बिहार की जनता की नजरें टिकी है। तो शिवम, यहाँ कोई भी आरोप प्रत्यारोप जो भी हो रहे हैं वो दूसरों को गिराने के लिए नहीं बल्कि जनता को दिखाने के लिए हो रहे हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी, जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी। तो बिहार की राजनीति में आखिर क्या हो रहा है तो वो आपको हमने खबर बताई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की, और कैसे एक बेकाबू कार यानी एक बेकाबू थार ने 2 लोगों को रौंद दिया है। ये बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली में बेकाबू थार ने 2 लोगों को रौंदा, थार सवार ने रौंदा। एक की मौके पर मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में ये दुर्घटना हुई है। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और कार से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। अब ये बड़ा सवाल है, शराब की बोतलें बरामद होना, उसके बाद कोई अगर दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट, तो फिर उसको किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला है
ड्रिंक एंड ड्राइव का। लेकिन इस पर और जानकारी लेते हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ रजनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, जरा विस्तार से समझाइए पूरे मामले को। क्या शराब के नशे में यह एक्सीडेंट हुआ था? देखिए शिवम, आज सुबह रविवार सुबह की अगर बात की जाए, सुबह तकरीबन 6:15 बजे के आसपास पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी कि नई दिल्ली की जो 11 मूर्ति इलाका है, जो राष्ट्रपति भवन से महज 2 किलोमीटर दूरी के पर रास्ता है, वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा एक थार, सफेद रंग की जो थार गाड़ी थी, उसका अगला जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज था और वहां पर 2 लोग जो है वो सड़क पर पड़े हुए थे, जिसमें से एक जो है उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा जिंदा था। जिसके बाद पुलिस ने जो शख्स जिंदा था, घायल था गंभीर रूप से, उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इसके अलावा मौके से जो थार कार चालक था, जिसका नाम आशीष है, उसको जो पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जब उससे पूछताछ की गई तो आशीष ने पुलिस को बताया कि उसको झपकी आ गई थी और वो उस समय, जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय वो गुरुग्राम से आ रहा था और जो शकरपुर, जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है, उस तरफ जा रहा था और यहां पर जैसे ही वो जो 11 मूर्ति पर पहुंचा तभी उसको झपकी आ गई, जिसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया। हालांकि इसके बाद की अगर आगे की बात की जाए तो थार की अगर बात की जाए तो थार जो गाड़ी थी वो आशीष के दोस्त की थी, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक पते पर रजिस्टर्ड है वो ये थार, और ये थार जो है वो आशीष चला रहा था। इसके अलावा ये जानकारी और मिली है कि इस थार पे तकरीबन 10 दिन पहले 1 अगस्त को ओवर स्पीडिंग का चालान किया गया था। 2000 रुपए का इस थार पर चालान था, जो चालान अभी तक भरा नहीं गया था। फिलहाल ये तमाम जानकारियां हैं जो दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो जिस तरीके से आशीष ने बताया कि उसे झपकी आ गई थी, उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ, इसको तो मान रही है। लेकिन उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है वो शराब के नशे में गाड़ी चलाने भी एक एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि गाड़ी से, थार गाड़ी से शराब की बोतल भी मिली थी। बिल्कुल। फिलहाल अब जो इसके अलावा जी बिल्कुल, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं रजनीश, उसमें वो बोतल को एनालाइज किया जा रहा है, क्या फिंगरप्रिंट्स जुटाने का प्रयास और तमाम चीजें, क्योंकि इस एंगल से भी देखा जाएगा, क्योंकि आपने बताया कि पहले भी एक ओवर स्पीडिंग का मामला इसमें देखा गया था, तो हो सकता है क्या पहले भी शायद शराब पी के ऐसा किया गया होगा, क्योंकि 2 लोगों को जिस तरीके से मारा और उसी के साथ साथ वो गाड़ी का टायर भी जो आप देखेंगे वो टूटा हुआ है एक्सल से, तो ये बहुत गंभीर और बहुत तेज रफ्तार में जरूर होगा ये रजनीश। देखिए आशीष, ये जो थार गाड़ी का अगला हिस्सा, जो ड्राइविंग सीट के साथ वाला जो हिस्सा होता है, वो अगला हिस्सा टायर पूरी तरीके से टूटा हुआ था। इसके पीछे का कारण ये था कि जैसे ही थार ने 2 लोगों को, जो राहगीर थे, 2 लोगों को टक्कर मारी, उसके बाद थार जो है वो डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद थार के अगला जो ड्राइवर साइड का जो हिस्सा था, उसके साथ वाला हिस्सा जहां पर पैसेंजर बैठा होता है, वहां का हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया। जहां तक बात शराब की है तो शराब की बोतल जरूर मिली है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है ये जांच कर रही है कि क्या शराब का नशा था या ड्रग्स का नशा था, किस चीज का नशा था, या फिर जो आशीष तस्दीक कर रहा है कि उसे झपकी आ गई थी उसमें सच्चाई है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस का ये कहना है जब जो रिपोर्ट्स है, जो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं आशीष की, वो जब आ जाएगी उसके बाद ये साफ होगा कि जो आशीष कह रहा है वो सही है या फिर ड्रग्स या फिर नशे के चलते इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया गया। ठीक है रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी साझा की। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 45 जिले जो हैं, आप सोचिए, बाढ़ और बारिश का प्रकोप झेल रहे हैं, जहां गंगा और अन्य नदियां उफान पर हैं। बात राजधानी दिल्ली की करें तो यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। किसान और नदी किनारे रहने वाले लोग परेशान हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हथनी कुंड और गोकुल बैराज से पानी आने पर अपने उफान में देखिए, वहां बहा के 35 गांव के तराई के खेतों में यमुना नदी ने बाजरे और तिल की फसलें डूब गई हैं। दिल्ली में तेज बारिश के कारण 300 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई हैं। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से तेज बारिश का दौर जारी है। हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ का कहर जारी है। यूपी में 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तरकाशी जिले में आपदा के बाद राहत बचाव कार्य का आज 6वां दिन है। मौसम साफ होने के बाद हर्षिल और धराली से हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू हो गया है। अब तक 1100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इनमें से 480 लोगों को कल हर्षिल और नेलांग से निकालकर जॉली ग्रांट, मटली और चिन्याली सौड़ पहुंचाया गया। इसी पर और जानकारी देने के लिए प्रदीप यदुवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं।
प्रदीप, ये स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कई जगहों पर, आप हरिद्वार की बात करें, आप उत्तराखंड की बात अगर करें, हर जगह क्या बारिश का दौर इस तरीके से, और धराली में जो हादसा हुआ, अब वो क्या उसमें स्थिति में कुछ बदलाव, कुछ बेहतरी, जानकारी दीजिए प्रदीप। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मौसम जो है उत्तराखंड में इस समय किसी भी करवट बैठ सकता है। अभी हाल ही में जो टीमें रेस्क्यू अभियान को इस समय जो अंजाम दे रही हैं, अभी उनको अगर देखा जाए, उनकी अगर हम बात करें तो लगातार वहां पर भी बारिश जो है, हल्की बारिश जो है, बौछार जो है वो लगातार हो रही है, जिसके कारण जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है टीमों को कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद अगर हम ये कहें तो लगातार जो है, आपको बता दूं, अभी 1150 के समथिंग जो है रेस्क्यू अभियान के तहत जो है लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लगातार पुष्कर सिंह धामी जो है इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार जो है जितनी भी मौके पर टीमें हैं वो लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। प्रदीप हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया बाढ़ बारिश का हाल कैसा है, धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन किस तर्ज पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं, प्रयास जारी है लोगों को बचाने का, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। आप भी सुरक्षित रहें, ये हम आशा करते हैं।